हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर 1 आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर हम लोग बात कर रहे थे। बहुत सारे टॉपिक स्टार्ट किया था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद हमने परिवर्तनों पर बात की थी, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। इनको पढ़ने के बाद ऑब्जर्वेशंस देखे थे जिनसे आपको पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और केमिकल रिएक्शन क्या है उसके बारे में और अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम इक्वेशन की बात करते हैं, यानी समीकरण क्या होती है। तो जो भी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना, उस अभिक्रिया को जब आप क्या करते हैं, शब्दों के माध्यम से, ठीक है ना, उनके नाम के द्वारा आप निरूपण करते हैं तो उसको समीकरण कहा जाता है। अब वो नाम आप क्या कर रहे हैं, जैसे एक वर्ड के रूप में लिख रहे हैं तो उसे वर्ड इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर उसको केमिकल फॉर्मूले के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सिंबल्स के थ्रू उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है ना, उसको समीकरण कहा जाएगा। और शब्द समीकरण क्या है, जब आप उसका केमिकल नेम या जो भी उसका नाम है उस नाम के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जब आप रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे थे तो सिंपल सी चीज है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब आप कह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो सोडियम और क्लोरीन ने अभिक्रिया की और सोडियम क्लोराइड बनता है, या सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, तो ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब अगर मैं सिंपल लिखूं सोडियम प्लस क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड, तो ये शब्द समीकरण हो गया। अब मैंने यहाँ पर प्लस का यूज किया, मैंने बोला गिव्स, तो ये सब क्या है। तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या बोला, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो यूज किए जा रहे हैं या ये जो यूज होते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। और जो अभिक्रिया होने के पश्चात बनते हैं उनको उत्पाद कहा जाता है। तो दो चीजें आई, एक आपका अभिकारक आए, दूसरा उत्पाद आए, ठीक है। अभिकारक कौन से, जो अभिक्रिया होने से पहले हैं आपके पास। जैसे आपने बोला सोडियम और क्लोराइड को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, तो सोडियम और क्लोरीन को मिलाने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, तो सोडियम और क्लोरीन था आपके पास, तो ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे, तो ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक यानी रिएक्टेंट। और बना क्या आपका, सोडियम क्लोराइड बना, तो वो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा आपका, वो फॉर्म हो रहा है, उसको आप प्रोडक्ट कहते हैं यानी कि उत्पाद। तो अभिकारक आया, उत्पाद आया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड, जब रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखी जाती है तो उस समीकरण में बाईं ओर आपके अभिकारक लिखे जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, जब आप इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं ओर है, वहां पर लिखे जाएंगे आपके रिएक्ट, ठीक है। और उस अभिक्रिया में जो बनेगा वो उसको लिखा जाता है राइट हैंड साइड पर, यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि उत्पाद ज्यादा भी हो सकता है। अब रिएक्टेंट की सपोज संख्या एक है, एक ही कोई आपका रिएक्टेंट है, सपोज ए, ये अभिक्रिया कर रहा है और इससे बी बन रहा है, ठीक है। कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें आपने ए का प्रयोग किया और उससे बी बन गया, सिंपल सा मैं आपको समझा रही हूं। इसके बाद आपने बोला सपोज दो रिएक्टेंट्स थे आपके पास, ए और बी, दो अभिकारक आ गए, जिसे आपने सोडियम और क्लोरीन की बात की। तब हम इन दो अभिकारकों के बीच प्लस के साइन का यूज करते हैं, किसका, धन के चिन्ह का, ए धन बी। और ये एरो हमें क्या दिखाता है कि अभिक्रिया प्रोसेस में है, यानी कि जो आपका रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रही है, आगे को बढ़ रही है, और उसके बाद आपका सपोज सी बन रहा है, ठीक है। कोई और अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, सपोज एक्स वाई दो रिएक्टेंट्स है आपके, जो मिलकर के पी और क्यू दो प्रोडक्ट बना रहे थे, तो उन दो प्रोडक्ट को भी अलग करने के लिए आप प्लस के साइन का यूज करेंगे, यानी पी प्लस क्यू, समझ रहे हैं। प्लस का साइन आपको बता रहा है कि P कोई अलग चीज है और Q कोई अलग चीज है, X और Y भी क्या बता रहा है कि X कुछ और है और Y कुछ और है, ओके। तो इस तरह से हमने क्या बोला, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है
इस रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके लिए हमने एक समीकरण लिखी है। इस समीकरण में जो बाईं ओर लिखे गए हैं ये आपके रिएक्टेंट्स हैं यानी कि अभिकारक हैं, और इस अभिक्रिया में इस एरो के, ठीक है, तीर के निशान की जो दाईं ओर है वो आपके क्या है, प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एक से अधिक आपके अभिकारक होंगे या एक से अधिक आपके उत्पाद होंगे तो उनको अलग करने के लिए या उनके लिए उनके बीच में हम धन के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी वर्ड इक्वेशन लिखी जाती है। जैसे हमने बोला सोडियम और क्लोरीन ने मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाया है, तो सोडियम और क्लोरीन आपके क्या है, रिएक्टेंट, सोडियम धन क्लोरीन, ठीक है, ये दो आपके रिएक्टेंट्स हैं अभिकारक, और ये मिल करके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। ये आपका एक ही उत्पाद, सोडियम क्लोराइड एक ही चीज। तो वहां पर हमने धन के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, ये दो अलग अलग थे इसलिए इनको अलग करने के लिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन यूज किया है। तो इस तरह से आपकी वर्ड इक्वेशन या इक्वेशन कोई लिखी जाती है। नाउ अ वर्ड इक्वेशन इज अ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स रेदर देन केमिकल फॉर्मूला। शब्द समीकरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को आप उनके नामों के रूप में उनका निरूपण करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उनके, ना कि केमिकल फॉर्मूले के थ्रू, यानी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है लेकिन नाम से हो रहा है ना। सोडियम नाम है उसका, क्लोरीन नाम है, तो इससे हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया या एक्सप्रेस किया किसको, एक रासायनिक अभिक्रिया को, जिसको हम एक स्टेटमेंट में बोल रहे थे कि सोडियम क्लोरीन आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ये स्टेटमेंट थी, रासायनिक अभिक्रिया थी, उसको हमने ऐसे एक्सप्रेस कर लिया तो इसको वर्ड इक्वेशन कहा जाएगा। यहाँ पर अभी हम केमिकल फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये वर्ड इक्वेशन हमें हेल्प कर रहा है बताने में कि आपका इसमें रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो रिएक्टेंट्स क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए हैं, ये विकारक वो है जो बाईं ओर लिखे गए हैं, और जो दाईं ओर लिखे गए हैं वो आपके उत्पाद है। ओके, अ केमिकल रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग अ वर्ड इक्वेशन व्हिच इज शॉर्ट हैंड मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। The names of the reactants are shown on the left side of a word equation। जो आपके अभिकारक है उनके नाम बाईं ओर लिखे जाते हैं अभिक्रिया में। If there are more than one reactant, the names of the reactants are separated by a plus sign। ओके, क्या कहा गया, अगर रिएक्टेंट आपके एक से अधिक है, क्या कहा गया, if there are more than one reactant, then names of the reactants are separated by a plus sign। अगर एक से अधिक रिएक्टेंट है, माना दो हैं, तो दोनों रिएक्टेंट्स के नामों को हम सेपरेट करेंगे, पृथक करेंगे एक धन के चिन्ह से। तो यहाँ पर आपने दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों के नामों के को प्लस के साइन से क्या किया है, पृथक किया है, यानी कि अलग किया है। नाउ प्रोडक्ट्स आर shown on the right hand side of a word equation। If there are more than one product, the names of the products are separated by a plus sign। Same जो आपने किसमें बोला, यहाँ पर रिएक्टेंट्स के लिए बोला कि एक से अधिक रिएक्टेंट है तो हम प्लस के साइन से अलग कर रहे हैं। सेम वही, अगर प्रोडक्ट में भी आपका एक से अधिक प्रोडक्ट है, एक से अधिक उत्पाद है, तो उसको भी आप उन नामों को भी आप प्लस के साइन से क्या करेंगे, पृथक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस क्लोरीन गिव सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या है, जो स्टेटमेंट में मैं बोल रही थी कि सोडियम और क्लोरीन को मिलाने पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। सो the above equation means sodium reacts with chlorine to form sodium chloride। ओके, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन हमें ये बताती है। इसका मतलब क्या है, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन, सोडियम जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, जो कि दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। चूंकि दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, ये अभिकारक है, दो अभिकारक है, चूंकि दोनों को प्लस के साइन से पृथक किया जा रहा है। एरो आपको बता रहा है कि रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, यानी कि वो दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। और उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या लिखा गया है, प्रोडक्ट लिखा गया है, जो कि क्या है, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। तो इतना वर्ड इक्वेशन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं है इक्वेशन, समीकरण क्या है आपकी एक
समीकरण है किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब आप शब्दों के द्वारा उसका क्या कर रहे हैं, उसको निरूपित कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो कि उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां पर उस शब्द समीकरण में बाईं ओर अभिकारक लिखे गए हैं और दाईं ओर उत्पाद लिखे गए। बाईं ओर लिखे गए अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हुई तो धन के चिन्ह द्वारा उनको अलग किया जाएगा। उसी तरह दाईं ओर लिखे गए आपके जो उत्पाद हैं उनको भी, अगर उनकी संख्या एक से अधिक हुई तो उनको भी धन के चिन्ह से अलग किया जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमने शब्द समीकरण की बात की जहां पर आप क्या कह रहे हैं कि अभिक्रिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है उन अभिकारकों के नाम से, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, केमिकल फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे आता है, जब फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो सिंबल्स का यूज करेंगे। तो कौन कौन से तत्वों के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं और उनकी वैलेंसीज क्या होती है, इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसी, क्योंकि वैलेंसी और सिंबल के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि सिंबल क्या होता है, किस एलिमेंट का सिंबल क्या है, और दूसरा वैलेंसी क्या होती है। सिंबल बेसिकली आपका क्या है कि आप कुछ अल्फाबेट्स के थ्रू या उनके जो नाम है उनके नामों के फर्स्ट फर्स्ट दो लेटर्स हैं उनके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो वो सिंबल है, प्रतीक जो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर क्या देखा, जब हमने वैलेंसी की बात की तो वो संयोजन क्षमता थी। किसी भी तत्व की जो संयोजन क्षमता है उसी को संयोजकता कहा जा रहा है। संयोजन क्षमता यानी कि जुड़ने की क्षमता, जितना वो इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है या फिर ग्रहण कर रहा है या फिर उसकी बॉन्डिंग हो रही है जितने इलेक्ट्रॉनों के थ्रू, वही उसकी संयोजकता है। ओके, या बेसिकली उसके बाह्यतम कोशों में अस्त्रक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है या जितने इलेक्ट्रॉन को वो दान कर रहा है या ग्रहण कर रहा है, जितने की साझेदारी कर रहा है, वही उसकी संयोजकता होगी। सो अ सिंबल इज द केमिकल कोड फॉर एन एलिमेंट। किसी भी तत्व के लिए एक केमिकल कोड है जिसको सिंबल कहा गया है। ओके, ईच एलिमेंट हैज वन और टू लेटर एटॉमिक सिंबल विच इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ इट्स नेम। ओके, जितने भी प्रत्येक जो तत्व है आपके, उन तत्वों के लिए एक या दो लेटर यूज किए गए। जैसे आपने बोला हाइड्रोजन के लिए H यूज किया गया तो एक लेटर यूज किया गया हाइड्रोजन। सोडियम के लिए Na तो दो लेटर यूज किए गए जो एब्रीविएटेड फॉर्म है उनके नाम की। ओके, देन वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी या संयोजकता क्या है, किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता है। इट कैन बी कंसीडर्ड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम व्हेन इट कंबाइंस विद अनदर एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जो मैंने आपको बताया ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट जिनको कि दान किया गया है, गेन जिनको ग्रहण किया गया है, और शेयर या फिर साझा किया गया है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हो सकती है। किसी तत्व में क्या कहा गया मैंने, कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है या जितनों की साझेदारी कर रहा है, और उसके बाद किसी दूसरे तत्व को वो इलेक्ट्रॉन दान करेगा या उससे ग्रहण करेगा या उसके साथ साझा करेगा, और इसके पश्चात मॉलिक्यूल का क्या होगा, निर्माण होगा। तो जितने भी वो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी क्या होगी, यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी जिसको वैलेंसी कहा जाएगा। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ओके, सिंबल्स के बारे में, सिंबल्स क्या होते हैं एंड वैलेंसी। ओके, यानी प्रतीक और आपका संयोजकता। चलिए, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट एंड देयर वैलेंसीज, ठीक है, जिन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने बोला केमिकल कोड है सिंपल किसी भी एलिमेंट का, और प्रत्येक एलिमेंट जो है उसके लिए एक या दो लेटर आपके यूज किए जाते हैं सिंबल में, उसका नाम का जो एब्रीविएटेड फॉर्म होता है। वैलेंसीज पे भी हमने बात कर ली। इसके अलावा जब हम शब्द समीकरण की बात कर रहे थे, सिंबल्स क्योंकि हम 9th में पढ़ चुके हैं, वैलेंसी भी हम 9th में पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है किसी भी तत्व के लिए क्या सिंबल यूज करना है। तो जब भी कोई रिएक्शन में आपका कोई एलिमेंट आ रहा है तो उस एलिमेंट के लिए आपने क्या देखना है कि कौन सा सिंबल यूज किया जाए।
तो वो सिंबल आपने लिख लेना है। वैलेंसी आपको पता है, क्या उसका आएगा सिंबल वो आपको पता है। देन आपने 9th में पढ़ा था कि किसी भी कंपाउंड के लिए आप केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो वो भी आप बना ले जाएंगे। अब जब आप वर्ड इक्वेशन को उन केमिकल फॉर्मूलाज के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पर आप यूज करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट। यानी कि आपने बोला कि जैसे हम सोडियम ले रहे हैं और क्लोरीन ले रहे हैं, तो सोडियम की फिजिकल स्टेट क्या है, कौन सी भौतिक अवस्था में, ठोस में, द्रव में या फिर गैस में। क्लोरीन आपकी कौन सी भौतिक अवस्था में, तो उनके आगे वो आप उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं और वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में आपका ठोस को सॉलिड कहा जाता है, सो सॉलिड में सॉलिड का एस आप लेंगे, ठीक है। जो अभिकारक या जो भी आपका वहां पर जो भी केमिकल है, जो भी एलिमेंट है, वो जो जिस फिजिकल स्टेट में यूज किया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया में या बन रहा है, तो उसके आगे आप लिख लेते हैं एस, स्मॉल एस ब्रैकेट, ठीक है। देन अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए स्मॉल एल आप यूज करेंगे, और अगर वो गैसियस स्टेट में है देन आप जी, स्मॉल जी यूज करेंगे। सो फॉर सॉलिड द सिंबल इज स्मॉल एस, फॉर लिक्विड इट इज एल, फॉर गैस इट इज जी, एंड अगर एक्वा सोल्यूशन हुआ, जलीय विलयन हुआ, जल के साथ विलयन हुआ, तो उसके लिए ए क्यू, स्मॉल ए स्मॉल क्यू आप यूज करेंगे। ओके, फॉर गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरो। अगर किसी अभिक्रिया में गैस प्रोड्यूस हुई है यानी कि बनी है, प्रोडक्ट में आपको कोई गैस भी दिख रही है बनते हुए, तो उसके लिए आप जनरली आप एरो का यूज भी कर लेते हैं, ये गैस बाहर निकली है। और अगर अवक्षेप बना है, इफ फॉर प्रेसिपिटेशन फॉर्म इन द रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउनवर्ड एरो। अगर वहां पर अवक्षेप बना है तो उस अवक्षेप के लिए आप डाउनवर्ड एरो का यूज करते हैं, और अगर गैस वहां पर प्रोड्यूस हुई है तो उसके लिए अपवर्ड एरो का यूज किया जाएगा। ओके, ये थोड़ा बेसिक चीज है जो आप इक्वेशन में जब इक्वेशन लिखेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए तो वहां पर ये यूज करेंगे। ओके, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशंस की बात कर रहे थे हम लोग कि केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पहले हम किसी एक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिख लेते हैं। जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास है सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम के लिए सिंबल Na, क्लोरीन के लिए Cl, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड NaC। इस तरह से आप लिखते हैं। अब ये आपके पास इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है। 9th में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। उसके बाद आप कहते हैं कि यहां पर आपको बैलेंस करना हो जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने की आवश्यकता हो जाती है। कोई भी रासायनिक समीकरण जो दी गई है उसको क्या करने की आवश्यकता है, संतुलित करने की आवश्यकता है। और संतुलन किस चीजों का करना है हमको, किन चीजों को संतुलित करना है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है प्रत्येक एलिमेंट्स के उनको हमें बैलेंस करना है। यानी प्रत्येक जो आपके तत्व हैं उनके परमाणुओं की जो संख्या है उसको हमने संतुलन में लाना है। जैसे अगर हम इसी इक्वेशन को देख लें, सोडियम है, सोडियम का यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, दैट मीन्स एक परमाणु। Cl2 लिखा गया यानी क्लोरीन के दो परमाणु है। NaCl में Na है तो Na का एक परमाणु है। हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, कंपाउंड को लेकर नहीं चल रहे हैं, एलिमेंट को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ Na का एक परमाणु है, यहाँ भी Na का एक ही परमाणु। लेकिन अगर हम क्लोरीन को देखते हैं, यहाँ क्लोरीन के दो परमाणु हैं, यहाँ क्लोरीन का एक परमाणु। तो बैलेंस करने की आवश्यकता किसको है, क्लोरीन को है। लेकिन उसके लिए कुछ नियम होते हैं, बैलेंस करने के कुछ नियम होंगे जिनको आपने पढ़ना है। तो बैलेंस आप कैसे कर रहे हो, आप परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी अभिकारकों में देख रहे हो, तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या अभिकारकों में बराबर होनी चाहिए किसके, तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या जो उत्पाद में। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जहां पर सोडियम का अगर बाईं ओर यानी अभिकारकों में एक परमाणु है तो दाईं ओर उत्पाद में भी एक ही परमाणु है। और अगर Cl2 यानी क्लोरीन के यहाँ पर दो परमाणु है तो यहाँ पर भी क्लोरीन के दो ही परमाणु होने चाहिए, तब वो संतुलन में आएगी।
अब संतुलित करने में आप कैसे संतुलित करेंगे? क्या Na के भी एक ही परमाणु रहेंगे दोनों ओर और क्लोरीन के दो परमाणु रहेंगे दोनों ओर, या एक एक हो जाएंगे? तो वो आपको देखना है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। पहले किसको बैलेंस किया जाएगा, फिर किस तरह से आप पूरी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ओके, टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो दीज स्टेप्स। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए उत्पाद में परमाणुओं की संख्या की, किसी भी तत्व की। ओके, तो तत्व की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। तो जैसे आपने ये वाली इक्वेशन देखी थी, तो यहाँ पर आपने कहा अगर क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी मैं 2 लिख लेती, ठीक है। तो जो भी आप नंबर ऑफ एटम्स चेंज करेंगे तो यहाँ पर आगे आप लोग चेंज करेंगे, पीछे नहीं लिख सकते आप, उससे आपका जो ये केमिकल फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो उसको चेंज नहीं करना, उसके नंबर ऑफ मोल्स में आप चेंज ला सकते हो। तो यहाँ पर लिखा, ये भी आपको नंबर ऑफ एटम्स ही बताएगा। 2 ACl के क्या हो गए यहाँ पर, मॉलिक्यूल हो गए, यानी दोनों में एक एक एटम है क्लोरीन का, तो 2 क्लोरीन हो गए, तो यहाँ भी 2 ही थे, ठीक है। यहाँ 2 सोडियम हो गए, लेकिन यहाँ एक ही सोडियम है, तो इसको भी आप 2 बना। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं। या आप क्या लिखते हैं, H2 + O2 gives H2, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो इन ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए आपने क्या किया, यहाँ 2 लगा दिया। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पर भी आप एक 2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। लेकिन ये तो बहुत छोटी छोटी इक्वेशन है जिनको आप बैलेंस कर रहे हैं। अगर कोई बड़ी इक्वेशन दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर दी गई है, इसको आप लोग कैसे बैलेंस करें, ठीक है। तो इक्वेशन है आपके पास, आयन H2O से अभिक्रिया कर रहा है, Fe3O4 बना रहा है और H2 बन रहा है साथ में। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एटम्स देखने होते हैं रिएक्टेंट्स में कितने और प्रोडक्ट में कितने, किसी भी एलिमेंट के। तो एलिमेंट आपके पास क्या क्या है, एक आयन है Fe, एक हाइड्रोजन है H, एक ऑक्सीजन है, 3 आपके यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, तीनों के आप नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। सो स्टेप 1, राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स एंड इन प्रोडक्ट इन अ टेबल एज शोन हियर। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है उसी तरह से आपको क्या करना होता है, सारे जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या लिखनी होती है, अभिकारकों में भी और उत्पादों में भी। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, नेम ऑफ एटम्स या नेम ऑफ एलिमेंट्स आपने लिख लिए, जो भी एलिमेंट था, तत्व था, उसका नाम। तो आयन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 3 आपके पास तत्व है। नाउ सेकंड में आपने लिखा नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। थर्ड में आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो आयन यानी कि लोहे के नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स कितने हैं, यानी कि अभिकारकों में कुल कितने आयन के यानी लोहे के परमाणु हैं। तो एक Fe लिखा है सिंपल, तो एक ही है, तो आपने 1 लिख दिया। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, आयन के कितने एटम है, तो Fe3 है यहाँ पर, तो 3 लिख लिया आपने। देन हाइड्रोजन की बात करेंगे, रिएक्टेंट यानी अभिकारक में 2 है तो 2 लिख लिया, यहाँ भी 2 है तो 2 लिख लिया। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है और राइट हैंड साइड में आपका कितना है, 4 है। तो आपको दिख रहा है ये और ये, यानी कि हाइड्रोजन जो है आपका वो दोनों तरफ समान है, लेकिन आयन और ऑक्सीजन अलग अलग है। तो इसको क्या करने की आवश्यकता है, बैलेंस करने की आवश्यकता है। तो पहला स्टेप तो आपका ये हो गया, नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो आज के सेशन में हमने वर्ड इक्वेशन के बारे में सीखा, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं उसके बारे में सीखा, और आपको वैलेंसी और केमिकल फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करना है किसी इक्वेशन को, वो बताया। अब इक्वेशन को बैलेंस करने की आवश्यकता है, ये आता ही आता है आपके पेपर में, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। होमवर्क में एक बार इसको देख के आ जाएंगे, फिर आने वाले सेशन में हम इसको आगे पढ़ेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।